Good morning, students. In previous module, we have studied about the vibration, sound produced by vibrating object, and sound needs a medium to travel. हमने देखा था कि साउंड को ट्रैवल होने के लिए मीडियम चाहिए, तो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैसेस भी हो सकता है। तो उसके लिए हमने एक्टिविटी देखी थी। सबसे ज़्यादा साउंड है वो सॉलिड में ट्रैवल करेगा, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैसेस में। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड, टर्म्स रिलेटेड टू द साउंड वेव्स। उसके लिए आपको पहले एक इंफॉर्मेशन दी गई है। देयर इज अ नो एटमॉस्फेयर ऑन अ मून, इट इज अ वैक्यूम ऑन अ सरफेस ऑफ मून, so we cannot hear any sound on moon because we know sound waves can not travel in vacuum. Astronauts talk to each other through radio set, this because radio waves can travel in vacuum also. देखो, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए आप वहाँ पे टॉकिंग करोगे तो आपको सुनाई नहीं देगा। हम एक दूसरे से कैसे यहाँ पे बात करते हैं तो सुनाई देता है, बट वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वो वहाँ पे वैक्यूम जैसा ही काम कर रहा है। तो वैक्यूम में हमें पता है कि साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करेंगे, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स जो ऊपर जाते हैं रिसर्च के लिए तो वो रेडियो सेट के थ्रू वो टॉकिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि रेडियो वेव्स है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, स्पीड ऑफ साउंड। साउंड ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। साउंड है वो डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करेंगे। द स्पीड विथ विच साउंड वेव्स ट्रैवल डिपेंड ऑन द नेचर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। कौन सी कितनी स्पीड से कौन से मीडियम में ट्रैवल करेगा वो डिपेंड है नेचर पे, जो मीडियम है उसके नेचर एंड उसकी डेंसिटी पे। Speed of sound change with the atmospheric condition like temperature, atmospheric pressure and humidity. Sound की speed भी nature के हिसाब से change हो जाती है, density के हिसाब से change हो जाती है medium की, but उसके अलावा atmospheric condition के ऊपर भी depend है, like temperature है, humidity है and atmospheric pressure है. Therefore, we use the word approximately with the speed of sound. Speed of sound in different media is given below. देखो आपको यहाँ पे different medium में उसकी speed कितनी होती है, आपको example दिया है gases। तो gases में हम कार्बन डाइऑक्साइड, एयर एंड हाइड्रोजन तीनों का example दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड 260 पर मीटर पर सेकेंड, एयर 340 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन 1284 मीटर पर सेकेंड, लिक्विड अल्कोहल, वाटर एंड सी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत डाउन है, फिर उससे इंक्रीज होगी और सॉलिड में उससे भी इंक्रीज होगी। हमने देखा था ना कि स्पीड जो साउंड की है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है। तो अल्कोहल में यहाँ पे दिखाया है, वाटर का दिखाया है एंड सी वाटर का दिखाया है। सॉलिड में कॉपर, स्टील एंड ग्लास का दिखाया है। साउंड ट्रैवल द फास्टर इन सॉलिड। साउंड है वो सॉलिड मीडियम में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील 5960 मीटर पर सेकेंड, स्लोअर इन लिक्विड, उससे कम लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1531 मीटर पर सेकेंड एंड उससे भी कम स्लोएस्ट इन गैसेस। फॉर एग्जाम्पल, इन एयर द स्पीड ऑफ साउंड ओनली 340 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके दिखाया है कि साउंड की जो साउंड वेव्स है उसकी जो स्पीड है वो सॉलिड में ज़्यादा है, लिक्विड में उससे कम और गैसेस में उससे भी कम। इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में रूम टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है एंड जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देयर इज अ रीजन वाई थंडर इज हर्ड आफ्टर फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन। इसीलिए यही रीज़न है लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा है, इसीलिए जब भी थंडर हमें सुनाई देता है तो हमें क्या, जैसा हमें थंडर सुनाई देगा तो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में हमें जो उसकी लाइटिंग है वो स्काई में दिखाई देती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा लाइट, जो लाइट की स्पीड है इतनी ज़्यादा ट्रैवल फास्ट करता है कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट, टर्म्स रिलेटेड टू द साउंड वेव्स। साउंड ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। हमें पता है साउंड है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। यू विल स्टडी इन डिटेल द साउंड इन फॉर्म ऑफ वेव्स इन हायर क्लास। आपको हायर क्लास में, यहाँ पे आपको सिर्फ टर्म स्टडी करनी है, हायर क्लास में सब कुछ डिटेल में स्टडी करना है। वेव आर कैरेक्टराइज्ड बाय 3 बेसिक क्वांटिटी। वेव को कैरेक्टराइज्ड करने के लिए, वेव्स को समझने के लिए 3 बेसिक क्वांटिटी आपको दी गई है जो समझना है। फ्रिक्वेंसी,
एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे से समझना, क्योंकि यही आपको हर स्टैंडर्ड में यूज़ होगा। साउंड है वो एनर्जी वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और वेव्स को समझने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पीरियडिक वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम टू एक्सप्लेन द टर्म एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। Although simple pendulum does not produce a sound waves that you can hear, this will help you understand the basic term। यहाँ पे वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड को समझना है। उसके लिए एम्पलीट्यूड का एग्जांपल दिया गया है, जो आपको 7th स्टैंडर्ड में मैंने स्टडी करवाया था। बट यहाँ पे एम्पलीट्यूड है जो सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट आपको दिया गया है समझने के लिए। ये 3 जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको, सिंपल पेंडुलम साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, बट आपको वेव्स का जो ये वेव्स को समझने के लिए ये जो 3 क्वांटिटी दी गई है उसको समझने के लिए सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट दिया गया है। वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, बट उसका ये जो मेन मोटो है ये 3 चीज़ें समझने के लिए। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटालिक बॉल suspended by a long thread from a rigid support such that bob is free to swing back and forth। सिंपल पेंडुलम क्या है? एक रिजिड सपोर्ट है जहाँ से थ्रेड से हैंगिंग पोजीशन में, थ्रेड कौन सा वाला, जो लॉन्ग एंड जो स्ट्रॉन्ग थ्रेड है वहाँ से यहाँ पे हैंगिंग पोजीशन में बॉब को लटकाया है, और यहाँ पे फिक्स रिजिड सपोर्ट है कि इजीली वो टूट ना जाए। ठीक है, तो ये एक सिंपल पेंडुलम बन गया। रिजिड सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहाँ से लटकाया है, थ्रेड है एंड बॉब लिया है। अभी ये तीनों क्वांटिटी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें समझना है। The motion of bob of pendulum from one extreme position to other extreme position and back is called one oscillation of pendulum। For example, the motion of pendulum of bob from its extreme position B to another extreme position C and back to B is called one oscillation। देखो ये है मेन पोजिशन है जब वो रेस्ट कंडीशन में है। अभी वन एक्सट्रीम पोजिशन A से B से C एंड फिर से बैक B पे आएगा तो वो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, उसको बोला जाएगा वन ऑसिलेशन। मेन पोजीशन से लेके वो B गया, B से वो फर्दर C गया एंड C से वो फिर से बैक हो जाता है B तक। तो ये जो वन कंप्लीट रोटेशन चक्कर कंप्लीट हुआ, ये यहाँ से यहाँ और फिर से यहाँ, तो ये जो वन राउंड है वो कंप्लीट हुआ, तो उसको बोला जाएगा वन ऑसिलेशन। नेक्स्ट टर्म है एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। अभी फर्स्ट कंसेप्ट है वेव को समझने के लिए एम्पलीट्यूड। एज द पेंडुलम ऑसिलेट टू टो एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन टू आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी and AC is called amplitude of pendulum. It is denoted by A and it's measured in meter. When an object oscillates in air, the amplitude of oscillation gradually decreases due to resistance of air. एम्पलीट्यूड क्या है? वो मेन पोजीशन से लेके कितना यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। वो A से B यहाँ पे जाएगा तो वो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। वो A से C तरफ जा रहा है तो वो इतना कवर करेगा, इतना करेगा या इतना करेगा। मैक्सिमम मेन पोजीशन से लेके यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से इतना ऊंचा जा रहा है, यहाँ से इतना ऊंचा जा रहा है। मैक्सिमम मेन पोजीशन से दोनों साइड डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसको बोला जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। अगर बॉब एयर में मूवमेंट करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो जो उसका ऑसिलेशन है, जो एम्पलीट्यूड है एयर में, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंट ऑफ एयर, क्योंकि एयर का भी प्रेशर होगा इसीलिए। तो फर्स्ट टर्म हुआ एम्पलीट्यूड। Second one है time period of pendulum. The time taken by bob of pendulum to complete one oscillation is called the time period of pendulum. The time taken by bob of pendulum for one complete oscillation to travel from extreme position B to C and back to B is called time period of pendulum. As long as the amplitude of oscillation is small, pendulum take equal interval of time to complete each oscillation. It is denoted by T and is measured in second. देखो time period, time taken by bob of pendulum to complete one oscillation. bob को देखो यहाँ से B से C and back to B, ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए बॉब को कितना टाइम लगता है उसको बोला जाएगा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, और उसको T से भी डिनोटेड किया जाता है।
अगर जो बॉब है वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा, देखो ए से वो इतना दूर गया तो सी साइड भी इतना दूर जाएगा और फिर वो यहाँ पे आएगा, तो ये वन ऑसिलेशन कम, जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगा उतना ही ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए होगा, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल होगा, जितना वो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करेगा उतना ही टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा। तो एम्पलीट्यूड मीन्स डिस्प्लेसमेंट मीन पोजिशन से कितना हो रहा है, टाइम पीरियड मीन्स वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। Third characteristic, that is frequency. The number of complete oscillation made by simple pendulum in 1 second is called frequency. SI unit of frequency is a hertz, Hz, named in the honor of German physicist Heinrich R. Hertz. It is denoted by N or F. The frequency of 1 hertz is 1 oscillation per second. When simple pendulum make a 4 oscillation in 1 second, then frequency is a 4 hertz. हर्ट्स को डिनोट किया जाता है एन और एफ से, क्योंकि ये आपको फिजिक्स में हायर स्टैंडर्ड में सम्स में आएगा तो याद रखना है। उसका ऐसा यूनिट है वो एच जेड। फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होते हैं, ए से बी, बी से सी से फिर बैक बी, तो ये हुआ 1 ऑसिलेशन। तो ऐसे 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन करते हैं उसको बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी है वो किसके ऊपर से रखा गया है, हेनरिच आर हर्ट्स, जो फिजिक्स थे, जो जर्मन साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उसने ये नाम दिया है फ्रीक्वेंसी। और वन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 हर्ट्स is 1 oscillation per second. Per second में 1 hertz means 1 frequency. When simple pendulum makes 4 oscillation in 1 second, that is 4 hertz. 1 second में कितने oscillation हो रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसे बोलूँ कि 1 सेकेंड में 8 ऑसिलेशन हो रहा है, इट मीन्स कि उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 8 हर्ट्ज, ठीक है। तो 1 ऑसिलेशन मीन्स 1 फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। तो जितने पर सेकेंड में ऑसिलेशन अगर 1 सेकेंड में इतने हो रहे हैं तो 2 सेकेंड में कितने हो रहे हैं, जितने ऑसिलेशन हो गए उतनी फ्रीक्वेंसी है सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में ऑसिलेशन हो रहा है 4, इट मीन्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 4 हर्ट्ज। अगर 1 सेकेंड में 8 है तो 8 हर्ट्ज, 1 सेकेंड में 10 ऑसिलेशन है तो 10 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक से समझा। यहाँ पे वेव्स को समझने के लिए वेव्स है वो 3 तरीके से कैरेक्टराइज किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है मीन पोजीशन से, फिर टाइम पीरियड मींस ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, एंड फ्रीक्वेंसी मींस 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो ये वेव्स को समझने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक हमें समझी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। और अभी साउंड को समझना है, तो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए आपको यहाँ पे 2 चीजें समझनी है, लाउडनेस एंड पिच। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड आर पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। यहाँ पे साउंड को समझने के लिए वेव्स तो समझ लिया कि ऐसे वेव्स है, वो हमें वेव्स को समझने के लिए हमने एम्पलीट्यूड है, वेव्स मीन्स वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है। अभी साउंड को समझना है, तो साउंड को समझने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक है, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। 2 of the main characteristic of sound are pitch and loudness. मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है पिच एंड लाउडनेस वो डिटरमाइंड होती है फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड से, ठीक है। तो वो पिच एंड लाउडनेस क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। पिच है वो डिटरमाइन करेगी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, एंड जो लाउडनेस है वो डिटरमाइन करेगा एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम के एम्पलीट्यूड के बेस पे। फर्स्ट वन है पिच। पिच यानी कि आप पिच का बोलो तो हाईनेस एंड लोनेस, जो उसकी जो हाइट होती है एंड जो लोनेस होता है, हाइट कितना हाइट पे वो कवर करता है, कितना लो वो नीचे जाता है, वो उसको डिटरमाइन करता है पिच, मीन्स उसको पिच बोला जाता है। तो अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ समथिंग, उसका जो लेवल कितना है, देखो आपको यहाँ पे दिखाया है, यहाँ से मीन पोजिशन से वो यहाँ पे कितना ट्रैवल कर रहा है, कितना ऊपर एंड कितने वो मीन पोजीशन से जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऊपर एंड नीचे कितना जा रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना वो कवर कर रहा है। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ये जो पिच एंड लाउडनेस मीन्स स्ट्रेंथ, सिंपली साउंड प्रेशर, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का लाउडनेस डिफरेंट होता है, प्रेशर के हिसाब से, उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से।
तो ये जो बेसिक डिफरेंस है पिच एंड लाउडनेस, दैट इज अ डिफरेंस बेसिस ऑन टोन क्वालिटी। जो क्वालिटी होती है साउंड की वो टोन के बेसिस पे होती है। पिच ऑफ द साउंड इज आवर ईयर्स रिस्पॉन्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। पिच मीन्स हमारा जो ईयर कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी मीन्स ऑसिलेशन 1 सेकंड में कितना कंप्लीट कर रहा है, इट मीन्स कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। एंड जो लाउडनेस है वो डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ वेव्स, वेव्स की एनर्जी कितनी है। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं पिच। पिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच यू कैन डिस्टिंग्विश अ shrill sound from a grave. Grave means soft sound. Even though two sound have a same loudness. Pitch means वो differentiate होती है फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे। इवन सेम जो ऑब्जेक्ट होगा उसका लाउडनेस सेम होगा, फिर भी हम जो उसका साउंड है जो सॉफ्ट है एंड जो हार्ड श्रिल साउंड है वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। Pitch is the subjective measurement. However, pitch of the sound depend on the frequency of vibration. पिच है वो वाइब्रेशन, जो ऑब्जेक्ट है उसका वाइब्रेशन कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके बेसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट विथ लो फ्रीक्वेंसी इज लो एंड साउंड कॉल्ड ग्रेव साउंड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, वो 1 सेकेंड में कम ऑसिलेशन कवर करेगा, तो ऑब्वियसली उसका साउंड क्या होगा, वो सॉफ्ट साउंड होगा और पिच भी वो कम कवर करेगा। देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है 1 सेकेंड में उतने कम ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तो ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच कम होगी, ठीक है, ये वाला। एंड पिच कम होगी तो उसका साउंड कैसा होगा, ग्रेव साउंड। The pitch of the sound produced by an object vibrating with the higher frequency is the high sound called shrill sound. अगर उसका पिच है वो 1 सेकंड में 1 सेकंड में ज्यादा ऑसिलेशन कवर करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो उसका देखो यहाँ पे 1 सेकंड में कितने वो ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी पिच क्या होगी, हाई होगी, तो उसका साउंड क्या होगा, श्रिल साउंड होगा, मीन्स बोल्ड। नेक्स्ट वन, thus higher the frequency of a sound higher will be pitch and vice versa. It means कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसका साउंड क्या होगा, श्रिल साउंड, एंड फ्रीक्वेंसी कम होगी वाइस वर्सा मीन्स उल्टा, तो उसका साउंड ग्रेव होगा। फॉर एग्जाम्पल द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इज श्रिल एज कम्पेयर टू द वॉइस ऑफ मैन। चिल्ड्रन एंड वुमेन का जो वॉइस है वो श्रिल होगा कंपेरिजन टू मैन। This is because children and women have a short vocal cord which therefore vibrate at a higher frequency to produce a high shrill voice, because जो children and women है उसका vocal cord है वो शॉर्ट होता है, इसीलिए वाइब्रेट ज्यादा करेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, पिच ज्यादा होगी, इसलिए श्रिल साउंड होगा। मेन है वो लार्ज वोकल कॉर्ड, मेन का जो वोकल कॉर्ड है वो ज्यादा है, वाइब्रेट कम करेगा, लो पिच होगी, इसलिए उसका ग्रेव एंड फ्लैट साउंड होगा। Next one, wings of a bee and mosquito vibrate with the high frequency, hence the sound produced by them shrill and high pitch. जो मॉस्किटो है वो उसकी जो वाइब्रेट जब करेगा तब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट करेगा, इसलिए साउंड है वो श्रिल साउंड प्रोड्यूस होगा, उसकी पिच भी हाई होगी। नेक्स्ट, व्हेन द स्किन ऑफ तबला और स्ट्रिंग ऑफ गिटार आई टाइटन they give out a sound of higher pitch than when they are loose. जो तबला की स्किन है या गिटार के जो स्ट्रिंग है, जितना आप टाइट ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा साउंड आएगा, पिच ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कंपेरिजन टू लूज वन। In flute, a sound is produced by vibrating column of air. The frequency of vibration is changed by closing the holes of flute that change the length of column of air. When more holes vibrate, flute are closed. Not a sound of particular frequency of low pitch is produced. When fewer holes of flute are closed, the note of higher pitch is produced. फ्लूइड बंसी जिसको हम बोलते हैं, उसकी कॉलम उसमें एयर की वाइब्रेशन उसकी कॉलम में कितना पास हो रहा है, कितना वो वाइब्रेट कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड होगा। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, जितना आप जो होल्स है उसमें जितना ज़्यादा क्लोज करोगे, कितना ज़्यादा क्लोज कर रहे हो, कितना ओपन रख रहे हो, तो उसके बेसिस पे वो डिपेंड होता है। जब आप मोर होल्स व्हेन मोर होल्स ऑफ वाइब्रेटिंग फ्लूइड आर क्लोज, जब होल्स ज़्यादा क्लोज हो गए तब नोट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, तो पिच
लो होगी, इसलिए साउंड लो आएगा। बट जो ज़्यादा आप होल्स ओपन रखोगे, व्हेन फ्यूअर होल्स क्लोज, इट मीन्स कि ज़्यादा होल्स ओपन हुए तो हाई पिच होगी, हाई साउंड जो होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने पिच के बारे में देखा एंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक समझी। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6 टू मेक अ जल तरंग, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।